नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग क्लासेस में। और मैं आपको आज क्लास 12 की अनसॉल्व्ड पेपर बायोलॉजी हल कराने जा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको सेट नंबर 1 जो है स्टूडेंट, सेट नंबर 1 में मैंने आपको ये यहाँ से 1 से लगा करके क्वेश्चन आपको मैंने 5 का क तक करा दिया था। आज मैं आपको 5 का ख से स्टार्ट करूँगा और आपका ये पूरा आज का सेट का जो पूरा है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहाँ से 5 का ख से लगा कर 9 तक आपको मैं आज पूरा का पूरा सेट फाइनल कर दूंगा स्टूडेंट। तो चलते हैं बिना देरी के स्टूडेंट अपने क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट, जो हमारा पहला क्वेश्चन है 5 का खा है, वो कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी का वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा तथा मानव इंसुलिन परिवर्धन निर्माण में योगदान की चर्चा कीजिए स्टूडेंट। तो पहले आपको उत्तर डाल लेना है वैक्सीन उत्पादन, क्योंकि वैक्सीन उत्पादन कह रहा है तो वैक्सीन उत्पादन आपको हेडिंग डाल लेना है। आपको लिखना है स्टूडेंट, वैक्सीन द्वारा रोगों की रोकथाम मानव जाति की सबसे महत्वपूर्ण में से एक है कह रहा है, और प्रौद्योगिकी के जरिए ही एक संक्रमण बीमारी चेचक को वैक्सीन से मिटा दिया गया, और दूसरी बीमारी स्टूडेंट पोलियो को भी क्या कर दिया गया, मिटा दिया गया। किसके द्वारा? जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा वैक्सीन बनाकर, ठीक है। और हाल ही में कोरोना महामारी आई, जिसको प्रौद्योगिकी के जरिए वैक्सीन का निर्माण करके क्या कर दिया गया स्टूडेंट, उसको भी मिटा दिया गया। ये हमारे प्रौद्योगिकी के वैक्सीन उत्पादन का एक ये महत्व है। अब चलते स्टूडेंट, तीसरा महत्व हमारा जीन चिकित्सा। जीन चिकित्सा के बारे में पढ़ लेते हैं। जीन चिकित्सा द्वारा विकृत जीन को किसी दूसरे स्वस्थ जीन से प्रतिस्थापित करके कह रहा है अनेक रोगों का उपचार संभव है, ठीक है। अनेक जो रोग है स्टूडेंट, उन रोगों का क्या किया जा सकता है, उपचार किया जा सकता है। किनके द्वारा? जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जीन चिकित्सा का उपचार किया जा सकता है। सर्वप्रथम सन 1990 में एक 4 साल की बच्ची में क्या किया गया, एडिनोसिन डीएमीनेज एडीए, जिसका फुल फॉर्म है, न्यूनता के उपचार हेतु जीन चिकित्सा का प्रयोग किया गया। ये हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा? कहता है जीन चिकित्सा द्वारा विकृत जीन को किसी दूसरे स्वस्थ जीन से प्रतिस्थापित करके अनेक रोगों का क्या किया गया, उपचार संभव है। सर्वप्रथम सन 1990 में एक 4 साल की बच्ची, कितने साल की स्टूडेंट? 4 साल की बच्ची में एडिनोसिन डीएमीनेज या एडीए न्यूनता के उपचार हेतु जीन चिकित्सा का प्रयोग किया गया। इतना आपको लिख देना स्टूडेंट। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद हमारा कि मानव इंसुलिन के बारे में लिख देना है कि मानव इंसुलिन तथा अन्य हार्मोन या प्रोटीनों का निर्माण अभियांत्रिकी द्वारा इकोलाई के प्रयोग से संभव हो सकता है। किसके द्वारा? इकोलाई के प्रयोग से संभव हो सकता है। और मधुमेह रोगियों के लिए एलीली नामक एक अमेरिकन औषधि, एक अमेरिका के औषधि बनाई गई थी। अमेरिका औषधि निर्माण कंपनी ने 5 जुलाई 1983 को 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया। क्या किया? 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया, जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए व बी के समान थे स्टूडेंट। ये हमारे पास क्वेश्चन कह रहा था कि मानव इंसुलिन तथा अन्य हार्मोन या प्रोटीनों का निर्माण अभियांत्रिकी द्वारा इकोलाई के प्रयोग से संभव हो सकता है। मधुमेह को रोगियों के लिए एलीली नामक एक अमेरिकन औषधि निर्माण कंपनी ने 5 जुलाई 1983 को 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया, जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के समान थे स्टूडेंट। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा था और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट। तो प्रिय स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट है हमारा 5 का गा कह रहा है हमारा, जो 5 का गा है वो कह रहा है कि मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों के नाम लिखिए, इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले मलेरिया के प्रकार का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर में आपको हेडिंग डालना है सबसे पहले सुदम तृतीयक मलेरिया स्टूडेंट, और इसमें लिखना है आपको यह है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स द्वारा होता है। ये क्या रहा, 4 प्रजातियों का नाम पूछ रहा था और इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले मलेरिया के प्रकार का उल्लेख भी करना था। तो आपको हेडिंग डाल के लिख लेना, यह है सुदम तृतीयक मलेरिया, और इसमें लिखना है यह है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स द्वारा होता है। इसमें ज्वर की पुनरावृत्ति 48 घंटे है। कितने घंटे स्टूडेंट? 48 घंटे है। ये इतना आपको लिखना है। नंबर 2 है दुर्दम तृतीयक मलेरिया। क्या लिखना है यहाँ पर?
दुर्दम तृतीयक मलेरिया, इसमें आपको लिखना है यह प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा होता है। यह है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा होता है। इसमें ज्वर की पुनरावृत्ति 48 घंटे, कितने घंटे, 48 घंटे बाद होती है स्टूडेंट। संक्रमण के कारण रुधिर कोशिकाओं में थ्रोम्बोसिस हो जाती है तथा रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसमें आपको इतना लिख देना है स्टूडेंट। इसके बाद चलते हैं तीसरा क्या है, चतुर्थक मलेरिया। चतुर्थक मलेरिया यह प्लाज्मोडियम मलेरी द्वारा होता है। किसके होता है स्टूडेंट, प्लाज्मोडियम मलेरी द्वारा होता है। ज्वर की पुनरावृत्ति 72 घंटों पश्चात होती है। 72 घंटों कितने पश्चात होती है। यह सबसीक्विल मलेरिया भी कहलाता है। यहाँ पर स्टूडेंट जो नाम है, यहाँ पर बहुत कठिन ही नाम है। आप 2-4 बार जब इसको फेरेंगे तभी आपको ये नाम याद होंगे, अन्यथा आपको ये बहुत ही कम याद होंगे और भूल जाएंगे। तो इसका नाम जो है, इसको नाम बहुत आपको रट लेना। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये आपको बहुत अच्छी तरह याद कर लेना, और प्लाज्मोडियम मलेरी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारा चौथा है ओवेल मलेरिया। ओवेल मलेरिया, इसमें आपको लिखना है स्टूडेंट यह प्लाज्मोडियम ओवेल द्वारा होता है। किसको द्वारा, यह प्लाज्मोडियम ओवेल द्वारा होता है। यह सबसे कम हानिकारक, क्या है, ये सबसे कम हानिकारक होता है। ज्वर की पुनरावृत्ति 48 घंटों में होती है। कितने घंटों में, ज्वर की पुनरावृत्ति 48 घंटों में होती है। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था स्टूडेंट 5 का घा। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट 5 का घा। 5 का घा क्या कह रहा था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते स्टूडेंट 5 का घा कह रहा है कि मानव एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति का वर्णन कीजिए। मानव एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति का वर्णन कीजिए। आपको वर्णन कर देना, उत्तर लिखना है। उत्तर में कि मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति, रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी। आपके लिए ये 1 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्या लिखना है कि मानव में रुधिर वर्गों की वंशागति, रुधिर वर्गों की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी। मनुष्य में एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति बहुगुण एलीलवाद का मुख्य उदाहरण है। क्या है, बहुगुण एलीलवाद का मुख्य उदाहरण स्टूडेंट। इसके बाद लिखना है बर्नस्टीन के अनुसार, किसके अनुसार, बर्नस्टीन के अनुसार एबी और रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवांशिक लक्षण। क्या है, एबी और रुधिर वर्ग मनुष्य का एक कैसा है, आनुवांशिक जेनेटिक लक्षण है, जो संतानों में मेंडल के नियमों के अनुसार, किसके अनुसार, जो हमारे जो संतान है, संतानों में मेंडल के नियमों के अनुसार माता पिता से क्या होते हैं, प्राप्त जीन के आधार पर विकसित होता है। किसके आधार पर, प्राप्त जीन के आधार पर विकसित होता है। इन जीन्स की वंशागति 2 नहीं बल्कि 3 तुलनात्मक लक्षणों के जीन पर निर्भर करती है। कितने, 3 तुलनात्मक लक्षणों के जीन पर निर्भर करती है स्टूडेंट। अतः यह वंशागति बहुगुण एलीलवाद कहलाती है। क्या कहलाती है, अतः यह जो वंशागति है बहुगुण एलीलवाद कहलाती है। आपको आपके लिए मैं काले पेन से हेडिंग से लिख दिया था स्टूडेंट। क्या कहलाती है, बहुगुण एलीलवाद कहलाती है, क्योंकि इनके जीन्स या एलील्स समजात गुणसूत्रों पर समान स्थानों पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं, समजात गुणसूत्रों पर समान स्थानों पर स्थित होते हैं। सामान्यतः किसी एक व्यक्ति में 2 ही एलील होते हैं। कितने, सामान्यतः एक व्यक्ति में 2 ही एलील्स होते हैं, परंतु आबादी के जीन समूह में इनकी संख्या 3 होती है। अतः बहुगुण एलीलवाद का संबंध समष्टि आनुवांशिकी से होता है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा था स्टूडेंट। ये क्वेश्चन का आंसर है पूरा। इसमें आपको इतना ही लिखना है, इतने में आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहे हैं, चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है 6 का कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 भ्रूणकोश, नंबर 2 विपुंसन। आपको उत्तर में उत्तर डाल लेना है, और उत्तर में नंबर 1 हेडिंग डाल लेना है भ्रूणकोश। इसमें आपको लिखना है स्टूडेंट कि भ्रूणकोश बीजांड काय के मध्य में एक थैली के समान रचना है। क्या लिखना है, भ्रूणकोश बीजांड काय के मध्य में, मध्य का मतलब बीच में, एक थैली के समान रचना है। पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में निभाग की ओर 3 प्रमुख, कितने, 3 प्रमुख कोशिकाएं, मध्य में यानी मतलब बीच में ध्रुवी केंद्रक तथा बीजांड द्वार की ओर एक अंड कोशिका व 2 सहायक कोशिकाओं से बना अंड समुच्चय होता है। पी महेश्वरी ने विकास के आधार पर भ्रूण कोशों को निम्न वर्गों में बांटा स्टूडेंट। नंबर 1 जैसे
एक बीजाणुक, नंबर 2 द्विबीजाणुक, नंबर 3 चतुष्क बीजाणुक। ये हमारे पास जो भ्रूण कोश का क्वेश्चन था, इतना आपको टिप्पणी में लिख देना, इतने में बहुत है। इसके बाद चलते हैं विपुंसन। विपुंसन में क्या लिखना है आपको, यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी, कितने द्विलिंगी पुष्प धारण करता है, तो पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प कलिका से पराग कोश के निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का इस्तेमाल आवश्यक होता है। क्या होता है, एक जोड़ा चिमटी का इस्तेमाल आवश्यक होता है। इस चरण को विपुंसन के रूप में संदर्भित किया गया है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा था स्टूडेंट, और ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, 6 का खा क्या कह रहा है। तो चलते स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 6 का खा कह रहा है, 6 का खा कि मानव में भ्रूणी प्रवर्धन से क्या अभिप्राय है। क्या कह रहा है, मानव में भ्रूणी प्रवर्धन से, या प्रवर्धन या परिवर्धन भी लिखा होता है कभी कभी स्टूडेंट, प्रवर्धन या परिवर्धन से क्या अभिप्राय है। तो आपको हेडिंग डालें उत्तर में आपको लिखना है कि निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप, निषेचन की क्रिया के उपरांत या फलस्वरूप बने भ्रूण में होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, जिसके फलस्वरूप वह जो भ्रूण है एक वयस्क जीव में क्या होता है, परिवर्तित होता है। परिवर्धन के समय स्टूडेंट मुख्यतः 3 प्रक्रियाएं होती हैं। कितनी, मुख्यतः 3 प्रक्रियाएं होती हैं। नंबर 1 जो है युग्मनज का विभाजन एवं वृद्धि होती है उसमें भ्रूण में, और नंबर 2 होता है निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है स्टूडेंट, भ्रूण बनता है। और भ्रूण में नंबर 1 में लिखना है आपको, युग्मनज का विभाजन होता है एवं वृद्धि होती है उसमें। नंबर 2 विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में जीन अभिव्यक्ति द्वारा विभेदन होता है। क्या होता है, जीन अभिव्यक्ति द्वारा विभेदन होता है। इन विभेदित कोशिकाओं से ऊतक तथा ऊतकों से अंगों का विकास होता है। क्या होता है, ये जो विभेदित हो रही हैं कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंगों का विकास की समस्त प्रक्रिया क्या कहलाती है, भ्रूणोद्भव कहलाती है। क्या कहलाती है, भ्रूणोद्भव कहलाती है। कि इसमें क्या लिखना है, इन विभेदित कोशिकाओं से ऊतक से अंगों के विकास की समस्त प्रक्रिया क्या कहलाती है, भ्रूणोद्भव कहलाती है। भ्रूणोद्भव की समस्त प्रक्रियाओं का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा भ्रूणिकी में करते हैं। आजकल वैज्ञानिक जीव में परिवर्धन की प्रक्रिया के साथ साथ भ्रूण के आनुवांशिक नियंत्रण का भी अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं, परिवर्धन जीव विज्ञान कहते हैं। ये आपके लिए इतना क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का आंसर था स्टूडेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट, ठीक है। 6 का गा कह रहा है स्टूडेंट कि सिकल सेल एनीमिया या दांत कोशिका अरक्तता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको उत्तर लिखना है। उत्तर में ये लिखना है आपको, यह अलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण है। कैसा है, अप्रभावी लक्षण है, जो जनकों से संतति में या संतान में तभी प्रवेश करता है जबकि दोनों जनक जीन के वाहक होते हैं। क्या होते हैं, जीन के वाहक होते हैं। विषम युग्मजी इस रोग का नियंत्रण अलील का एकल जोड़ा HBA और HBS करता है। रोग का लक्षण फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप 3 संभव जीनोटाइपों में से केवल HBS या HBS ये दोनों सेम वाले समयुग्मजी व्यक्तियों में व्यक्तियों में दर्शित होता है। विषम युग्मजी HBA HBS व्यक्ति रोग मुक्त होते हैं। क्या होते हैं, रोग मुक्त होते हैं। ऐसे जो विषम युग्म व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होते हैं, रोग नहीं होता, रोग मुक्त होते हैं, परंतु वे रोग के वाहक होते हैं। परंतु क्या होते हैं, वे रोग के वाहक होते हैं। उत्परिवर्तित जीन के संतति में पहुंचने की 50%, कितने प्रतिशत, 50% संभावना अर्थात दांत कोशिका के लक्षण आने की होती है। कितने, 50%। ऑक्सीजन तनाव में उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन अणु में बहुलकीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुलकीकरण हो जाता है स्टूडेंट, जिसके कारण RBC का आकार क्या हो जाता है, द्विअवतल बिंब से बदलकर दांत्राकार या हाशिए के आकार जैसा हो जाता है। ये आपका आंसर था स्टूडेंट। इतना आप इसमें से बहुत ही अच्छी तरह से लिखना है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट।
तो चलते स्टूडेंट, जो 6 का जो हमारा घ है क्या कह रहा है कि बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आपको वर्णन करना है, आपको उत्तर डाल लेना, उत्तर में लिखना है बायोगैस, ये जिसे हम गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट। बायोगैस एक प्रकार से गैसों जिसमें मुख्यतः मीथेन शामिल होती है। क्या शामिल होती है? मुख्यतः मीथेन शामिल होती है बायोगैस। बायोगैस में क्या शामिल होती है स्टूडेंट? मीथेन शामिल है का मिश्रण है जो सूक्ष्म जीव सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है। यद्यपि कुछ बैक्टीरिया जो सेल्यूलोजी पदार्थों पर अवायवीय रूप से उत्पन्न होती है या क्या होते हैं, उगते हैं, वह CO2 तथा H2 के साथ साथ बड़ी मात्रा में क्या मीथेन भी उत्पन्न करते हैं। सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं को क्या कहते हैं? मीथेनोजेन कहते हैं। इनमें सामान्य जीवाणु मीथेनोबैक्टीरियम है। ये बैक्टीरिया सामान्यतः स्टूडेंट अवायवीय गाढ़े कीचड़ या कीचड़ में पाया जाता है। यह जीवाणु पशुओं के रूमेन, जो पशु होते हैं, पशु के अंदर एक आमाशय होता है जहाँ पर पूरा चारा इकट्ठा होता है स्टूडेंट, वह आमाशय का एक भाग होता है जिसे हम रूमेन कहते हैं। आमाशय प्रथम भाग आमाशय में भी पाए जाते हैं। रूमेन में सेल्यूलोज पदार्थों की एक बड़ी मात्रा उपलब्ध रहती है। ठीक है। रूमेन में यह जीवाणु सेल्यूलोज को तोड़ने में सहायक होते हैं और पशुओं के पोषण में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। इस प्रकार पशुओं के मल या ढंग उनमें जिसे सामान्यतः गोबर गैस कहते हैं। गोबर में पादपों के सेल्यूलोजी व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं, अतः इनका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है, जिसे सामान्यतः क्या कहते हैं स्टूडेंट? सामान्यतः गोबर गैस भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सामान्यतः गोबर गैस भी कहते हैं। ये आपको इतना लिखना है, जिसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? सामान्यतः गोबर गैस भी कहते हैं। आप जानते हैं स्टूडेंट, जो हमारा गोबर होता है, गोबर में लगभग जो ताज़ा गोबर होता है स्टूडेंट, लगभग उसे 70% मीथेन गैस होती है। और जो बासा गोबर होता है 2-4 दिन का, उसमें लगभग स्टूडेंट कितनी गैस होती है? मीथेन 60 से 55%, 55 से 60% मीथेन गैस होती है। जो ताज़ा गोबर होता है उसमें लगभग 65 या 70% मीथेन गैस होती है। तभी वो क्या मारा करता है? गंध मारता है स्टूडेंट। जान गए आप? इतना बहुत है इसके लिए। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। चलते हैं प्रिय स्टूडेंट, सातवां जो क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। क्या कह रहा है? मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट आपको लिखना है उत्तर में आपको मुख्य तो चलते स्टूडेंट कहता है कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। उत्तर आपको डालें, उत्तर नंबर 1 लिखना है मुख्य जननांग। क्या लिखना है? मुख्य जननांग कौन होते हैं? जैसे अंडाशय मादा में एक जोड़ी अंडाशय, श्रोणि गुहा में गर्भाशय के दोनों तरफ अंडवाहिनियों के पीछे नीचे की ओर स्थित होते हैं। ये मीसोवेरियन द्वारा वृक्क के पीछे देह भित्ति से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक अंडाशय स्नायु द्वारा गर्भाशय से तथा अंडाशय फिम्बरी द्वारा अंडवाहिनी से क्या रहता है? जुड़ा रहता है। अंडाशय में परिधि की ओर ग्राफीन पुटकाएं होती हैं जिनमें अंडाणु क्या होता है? निर्माण होता है। अंडाशय में स्टूडेंट अंडाणु का निर्माण होता है। ये अंडे एवं लिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? हार्मोन। कैसा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उत्पन्न करते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा स्टूडेंट कि अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, 1 नंबर पूछा जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय में होता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा सहायक जननांग है। क्या आपको हेडिंग डाला? सहायक जननांग अंग में नंबर ए है आपका अंडवाहिनियां या फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका जिसे कहते हैं। आपको लिखना है स्टूडेंट, ये एक जोड़ी पतली व कुंडलित नलिकाएं होती हैं। प्रत्येक अंडवाहिनी वायु कोष्टिका, तुम्बिका, इस्थमस पथ तथा गर्भाशय भाग में विभाजित होती हैं। इनके मुख पर कीप के आकार की झालरदार कीप होती है। इसके बाद का कुंडलित भाग फैलोपियन नलिका कहलाता है। फैलोपियन नलिका होती है स्टूडेंट, ऐसे मुड़ी होती है। वहाँ पर आप चित्र में देख लेना, चित्र में आपको पता चल जाएगा फैलोपियन नलिका कौन होती है।
चलते हैं स्टूडेंट, इसमें लिखना है अब बी नंबर है, बी नंबर आपको लिखना है गर्भाशय। गर्भाशय जिसे हम बच्चादानी कहते हैं, यह मूत्राशय के ऊपर तथा पीछे स्थित होता है और स्नायु के द्वारा शरीर से चिपका रहता है। किससे? शरीर से चिपका रहता है। गर्भाशय की दीवार सरल पेशीय तंतुओं की क्या होती है? बनी होती है, जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय की दीवार जो होती है स्टूडेंट बीच की, जिसे क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय में भ्रूण अपरा के द्वारा क्या होता है? जुड़ा होता है। भ्रूण गर्भाशय में भ्रूण किसके द्वारा? अपरा के द्वारा जुड़ा होता है स्टूडेंट। ये आपके जो गर्भाशय है, गर्भाशय में ही बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन का जो सी है, सी में क्या कह रहा है देख लेते हैं। जो हमारे पास स्टूडेंट सी है, जो सी में इसके बाद लिखना है आपको सी में कि योनि, सी नंबर में क्या लिखना है? योनि। योनि में लिखना है यह मूत्र मार्ग तथा गुदा के बीच, यह मूत्र मार्ग तथा गुदा के बीच, यह मूत्र मार्ग तथा गुदा के बीच अग्रभाग में पेशी झिल्ली में नलिका होती है। क्या होती है? अग्रभाग में पेशी झिल्ली में नलिका होती है। यह संगम के दौरान शिश्न से वीर्य ग्रहण करती है। क्या करती है? शिश्न से वीर्य ग्रहण करती है। यह शिशु के जन्म के समय नलिका के रूप में कार्य करती है। क्या करती है? शिशु के जन्म के समय नलिका के रूप में क्या करती है स्टूडेंट? कार्य करती है। आपको इतना योनि में लिख देना है। इसके बाद हम चलते हैं भाग, डी नंबर में आपको हेडिंग डालना है भाग। भाग में क्या लिखना है स्टूडेंट? मानवीय मादा के बाह्य जनन अंगों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। स्टूडेंट ये आपका इतना था। इसके बाद चलते हैं, अभी हमारे पास जो है, इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास तीसरा नंबर है सहायक ग्रंथ है। तीसरे नंबर में क्या लिखना है आपको? सहायक ग्रंथ। सहायक ग्रंथि में जैसे नंबर 1 है बार्थोलिन ग्रंथियां, नंबर 1 है बार्थोलिन ग्रंथि है। ये एक जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? ये एक जोड़ी होती हैं, जो मलाशय व प्रग्राण के बीच स्थित होती हैं। ठीक है, प्रग्राण के क्या होती हैं? बीच स्थित होती हैं। ये चिपचिपा द्रव स्रावित करती हैं। कैसा द्रव स्रावित करती हैं? चिपचिपा द्रव स्रावित करती हैं, जो क्या मैथुन में सहायक होता है। ये आपको बार्थोलिन ग्रंथिया का लिख देना इतना कार्य। ठीक है, इसके बाद है बी नंबर। बी नंबर और स्तन ग्रंथिया, क्या लिखना है? स्तन ग्रंथिया, जिन्हें मेमरी ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, ये एक जोड़ी स्तन ग्रंथिया वक्ष के अधर भाग में क्या होती हैं? स्थित होती हैं। ये दुग्ध यानी वह दुग्ध श्रवण करने वाली ग्रंथियां हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्तन ग्रंथियां। शिशु जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथियों के प्रथम स्राव को नव दुग्ध या कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसलिए कहते हैं स्टूडेंट, जो बच्चा होता है उसको 2-3 महीने तक बच्चे को दूध जरूर मिलना चाहिए माता का, नहीं तो उस बच्चे के बीमारी बहुत आने लगती है। ठीक है, क्योंकि उस जो बच्चे का जो दूध होता है, जो 2 से 6 महीने तक, उसमें क्या होता है? कोलेस्ट्रम होता है, जो पीला पीला होता है। इसलिए कहते हैं जरूर पिलाना चाहिए। चलते हैं स्टूडेंट, जो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है 8वां क्या कह रहा है, तो चलते हैं स्टूडेंट 8वां क्वेश्चन है। 8वें में लिखना है आपको, औद्योगिक उत्पादों के संश्लेषण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का क्या कीजिए? वर्णन कीजिए। तो नंबर 1 में भूमिका का वर्णन करना। नंबर 1 शराब का निर्माण। क्या होता है? नंबर 1 शराब का निर्माण। सूक्ष्म जीवों का माध्य देख लेते हैं। नंबर 1 शराब के निर्माण में, शराब उद्योग में ईस्ट कोशिकाएं किण्वन के द्वारा शर्करा के घोल को शराब में क्या कर देती हैं? परिवर्तित कर देती हैं। इस क्रिया में अंगूर के रस में सैकेरोमाइसिस सेरेविसी तथा सैकेरोमाइसिस एलिप्सोइडियस को डालते हैं, जिसके किण्वन से वाइन बनती है। वाइन यानी वो शराब बनती है। सुनिए, इतना आपको शराब निर्माण में लिख देना है। इसके बाद चलते हैं डबल रोटी निर्माण। क्या किसमें? डबल रोटी निर्माण है। डबल रोटी बनाने हेतु गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं किण्वन हेतु क्या होती हैं? क्या की जाती हैं? डाली जाती हैं। डबल रोटी बनाने हेतु गूथे हुए आटे में ईस्ट की जो कोशिकाएं किण्वन हेतु डाली जाती हैं। ईस्ट कोशिकाएं श्वसन के दौरान क्या करती हैं? CO2 गैस मुक्त करती हैं, जिसके फलस्वरूप छिद्रों का निर्माण हो जाता है। जो हमारी ब्रेड होती है उनमें छिद्रों का निर्माण किसके कारण होता है? CO2 गैस निकलने के कारण होता है। जो ब्रेड होती है, जो टोस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं प्रतिजैविक निर्माण। किसमें? प्रतिजैविक निर्माण में स्टूडेंट आपको लिखना है कि सूक्ष्म जीवों से विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स उत्पन्न होते हैं, जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करते हैं? रोकते हैं। ये प्रतिजैविक कवकों, जीवाणु आदि से
क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे नंबर 1 है हमारा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन आपको बहुत ही पूछा जाएगा, एक प्रतिजैविक का नाम बताइए जो दवा है जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। ये आपको इतने में आपको याद कर लेना स्टूडेंट। इसके बाद और है, चलते हैं। चौथा है आपको स्टूडेंट कृषि क्षेत्र में जो भूमिका जो सूक्ष्म जीवों की। नंबर 4 है कृषि क्षेत्र में। तो कृषि क्षेत्र में आपको लिखना है विभिन्न सूक्ष्म जीवों का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ये अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा पोषक पदार्थों की क्या करते हैं, मात्रा में वृद्धि करते हैं। वृद्धि करके पादपों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। नाइट्रोजनी जैव उर्वरक वायुमंडलीय क्या, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर देते हैं जो पादपों द्वारा उपयोग की जाती है। जैसे उदाहरण है राइजोबियम। राइजोबियम जो स्टूडेंट वो जड़ में पाया जाता है। ये एक जीवाणु है स्टूडेंट, आप इसको याद कर लेना कि जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो राइजोबियम पाया जाता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन को किस में, नाइट्री स्थिरीकृत कर देता है, नाइट्रीकरण में। ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं किण्वन में। किण्वन में है 5वां नंबर है किण्वन में विभिन्न प्रकार की चटनी का निर्माण मांस के हेटेरोलैक्टिक अम्ल किण्वन के द्वारा होता है। फैक्टिनेज तथा प्रोटीएज बोतल रस को साफ करने के काम आते हैं स्टूडेंट। किसमें, बोतल रस को साफ करने के काम आते हैं। ये आपका क्वेश्चन करा है स्टूडेंट। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट नौ का अथवा समष्टि को परिभाषित कीजिए। इसकी विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर में आपको लिखना है समष्टि एक ही समय में एक ही क्षेत्र में रहने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह क्या कहते हैं, जनसंख्या या समष्टि कहते हैं। पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन में लिखना है स्टूडेंट आपको नंबर 1 सहभोजिता। नंबर 1 में क्या लिखना है, सहभोजिता, कि एक जीव दूसरे जीव को हानि पहुंचाए बिना ही क्या होता है, लाभान्वित होता है। उदाहरण में आपको लिखना आर्किड, कामा आरोही एवं कंठ लताएं। नंबर 2 है आपका परिजीविता स्टूडेंट। नंबर 2 क्या है, परिजीविता, जब एक जीव या पादप भोजन के लिए दूसरे जीव या पादप पर आश्रित होता है। ये कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण पूर्ण तना परजीवी, टीनिया आदि। ये आपको इतना लिख देना परजीविता में स्टूडेंट। चलते हैं, तीसरा नंबर है हमारा मृतोपजीवी। मृतोपजीवी आपको लिखना है कि ये मृत या सड़े गले जीवों या कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं, जो सड़े गले होते हैं कार्बनिक पदार्थ। जैसे उदाहरण में लिखना म्यूकर, राइजोपस एवं जीवाणु। ठीक है, इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट नंबर जो चौथा है, नंबर चौथा में आपको लिखना है प्रतिजीविता या विरोधी। क्या लिखना है आपको, प्रतिजीविता या विरोधी। तो देख लेते स्टूडेंट प्रतिजीविता या विरोधी में कि एक जीव की जटिल उपापचयी क्रियाओं द्वारा उत्पन्न वृद्धि रोधक रासायनिक पदार्थों द्वारा किसी दूसरे जीव की वृद्धि को पूर्ण या आंशिक रूप से रोक देना क्या कहलाता है, प्रतिजीविता कहलाता है स्टूडेंट। तो इस यहाँ पर आज का जो हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट पूरा का पूरा समाप्त होता हुआ ये पूरा सेट समाप्त होगा स्टूडेंट। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट सेट नंबर 2 में स्टूडेंट। तो आपको ये हमारा वीडियो स्टूडेंट अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर कर देना और लाइक कर देना। हमारे चैनल को जरूर से जरूर क्या कर देना स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।